आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे दिन बरदा सुंदरी और उसके दल के सभी लोग कलकत्ते आ पहुंचे। हारान बाबू ललिता के संबंध में अपने क्रोध को न रोक सके, इसलिए सीधे अपने घर न जा इन लोगों के साथ एकाएक परेश बाबू के पास आए। बरदा सुंदरी मारे क्रोध और ग्लानि के ललिता की ओर न देख और न उसके साथ कोई बात करके सीधी अपने कमरे में चली गई। लावण्य और लीला भी ललिता के ऊपर बहुत रुष्ट थी। ललिता और विनय के चले आने से उनका अभिनय अंगहीन हो पड़ा था। बीच बीच में उन दोनों का पार्ट खाली हो जाने से वे सब बड़ी लज्जित हो गईं। सुचरिता हारान बाबू की क्रोध भरी उत्कृष्ट उत्तेजना में, बरदा सुंदरी के आंसू भरे कटु वाक्यों में तथा लावण्य और लीला के लज्जा भरे निरुत्साह में कुछ भी योग न देकर एकदम चुप हो रही थी। अपने निर्दिष्ट काम को वो मशीन की तरह करती गई। सुधीर लज्जा और पश्चाताप से संकुचित होकर परेश बाबू के घर के फाटक से ही अपने घर को चला गया। लावण्य उसको घर के भीतर आने के लिए बार बार अनुरोध करके सफल न होने पर उससे बिगड़ बैठी और बोली, आज से मैं तुमसे कुछ न कहूंगी। हारान बाबू परेश बाबू के घर में प्रवेश करते ही बोल उठे, एक बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। पास वाले कमरे में ललिता थी। ये बात उसके कान में पड़ते ही वो आकर अपने पिता की कुर्सी के पीछे दोनों हाथ रखकर खड़ी हुई और हारान बाबू के मुंह की ओर टकटकी बांध कर देखने लगी। परेश बाबू ने कहा, मैं ललिता के मुंह से सब बातें सुन चुका हूं। जो बात हो गई उसकी आलोचना करने से अब कोई फल नहीं। शांत स्वभाव क्षमाशील परेश बाबू को हारान बाबू अत्यंत दुर्बल हृदय समझते थे। इससे उन्होंने कुछ अनादर के साथ कहा, घटना तो हो ही जाती है, परंतु कलंक सहसा नहीं मिटता। इसलिए जो बात हो जाती है उसकी आलोचना करना भी जरूरी है। यदि आपसे ललिता इस प्रकार बराबर से हारा न पाती तो उसने जो काम आज किया है वैसा वो कभी न कर सकती। आप ही ने उसे इतना उद्दंड बना डाला है। परेश बाबू ने पीछे की ओर ललिता को खड़ी देख उसका हाथ पकड़ सामने खींचकर हारान बाबू से जरा हंसकर कहा, हारान बाबू, जब समय आवेगा तब आप जान सकेंगे कि संतान को सुशिक्षित करने के लिए स्नेह की भी आवश्यकता होती है। ललिता ने झुककर पिता के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, बाबूजी, आपका पानी ठंडा हुआ जा रहा है, आप नहाने जाएं। परेश बाबू ने हारान बाबू की ओर देखकर कोमल स्वर में कहा, हाँ जाता हूं, अभी उतनी देर नहीं हुई है। ललिता ने स्नेह भरे स्वर में कहा, नहीं, आप स्नान कराएं, तब तक हम लोग हारान बाबू के पास बैठती हैं। परेश बाबू जब चले गए तब ललिता एक कुर्सी पर जमकर बैठी और हारान बाबू के मुंह की ओर देखकर बोली, आप समझते ही हैं, सभी को अपनी बातें कहने का अधिकार है। ललिता को सुचरिता जानती थी। और दिन ललिता की ऐसी मूर्ति देखने पर वो मन ही मन उद्विग्न हो उठती, किंतु आज वो खिड़की के पास कुर्सी पर बैठकर एक किताब हाथ में ले सिर झुकाए चुपचाप उसके पन्ने उलटने लगी। अपने को हमेशा बस में रखना ही सुचरिता का स्वभाव भी था और अभ्यास भी। पिछले कुछ दिनों से तरह तरह के आघातों की व्यथा उसके मन में जितनी अधिक संचित होती रही थी, उतना ही वो और भी अधिक नीरव होती गई थी। आज इस नीरवता का भार उसके लिए दूभर हो उठा था। इसीलिए ललिता जब हारान पर अपने मन का गुबार उतारने बैठ गई, तब सुचरिता के हृदय के रुंधे हुए वेग को भी मानो फूट निकलने का अवसर मिल गया। ललिता ने कहा, हमारे लिए पिताजी को क्या करना उचित है, ये आपकी समझ में पिताजी की अपेक्षा आप ही अच्छा जानते हैं। ऐसा आपको समझना चाहिए, क्योंकि आप समस्त ब्रह्म समाज के आचार्य हैं ना।
ललिता की ऐसी उद्दंडता भरी बात सुन हारान बाबू पहले तो हतबुद्धि हो रहे, किंतु फिर उन्होंने इसका खूब कड़ा जवाब देना चाहा। उन्हें कुछ बोलते देख ललिता ने अपने को रोक कर कहा, हम लोग आपकी श्रेष्ठता का बराबर लिहाज करती आती हैं, किंतु आप यदि पिताजी से बढ़कर अपने को मान्य समझते हैं और उनकी अपेक्षा अपना आदर बढ़ाना चाहते हैं तो इस घर में आपका आदर कोई न करेगा। हारान बाबू आंखें लाल कर बोल उठे, ललिता तुम बहुत बढ़कर बातें। ललिता ने उनकी बात काटकर कहा, शांत रहिए, आपकी बातें हमने बहुत सुनी हैं, आज मेरी बात सुनिए। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास न हो तो आप सुचरिता बहन से पूछ लीजिए। आप अपने को जितना बड़ा समझते हैं उसकी अपेक्षा हमारे पिताजी बहुत बड़े हैं। आपको जो कुछ उपदेश मुझे देना है दे डालिए। हारान बाबू का चेहरा उतर गया। उन्होंने कुर्सी से उठकर कहा, सुचरिता। सुचरिता ने किताब के पन्ने की ओर से नजर उठाकर उनकी ओर देखा। हारान बाबू ने कहा, देखो ललिता, तुम मेरे साथ अभद्रता का व्यवहार कर रही हो। क्या तुम्हें मेरा अपमान करना उचित है? सुचरिता ने गंभीर स्वर में कहा, वो आपका अपमान करना नहीं चाहती। उसके कहने का मतलब ये है कि आप पिताजी को सम्मान की दृष्टि से देखा करें। उनसे बढ़कर सम्मान के योग्य और कोई है ये हम लोग नहीं जानती। हारान बाबू की चेष्टा से जान पड़ा कि वो अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाएंगे, किंतु वो दो एक बार उठने का लक्षण दिखाकर भी न उठे, मुंह लटकाकर बैठे रहे। इस घर में उनकी प्रतिष्ठा धीरे धीरे नष्ट हो रही थी। इस बात को वो जितना सोचते थे उतना ही वो यहां अपने आसन को दृढ़ जमाकर बैठने के लिए विशेष चेष्टा करते थे। वे इस बात को सोचकर अपनी अप्रतिष्ठा को भूल जाते थे कि पुरानी वस्तु को जितना ही जोर लगाकर दबा रखना चाहते हैं वो उतनी ही खंड खंड होकर टूटती है। हारान बाबू मुंह लटकाए बैठे हैं, ये देख ललिता वहां से उठ सुचरिता के पास जा बैठी और उसके साथ मीठे स्वर में इस प्रकार बातें करने लगी मानो हारान बाबू के साथ कुछ छेड़छाड़ ही नहीं हुई है। इसी समय सतीश ने घर के भीतर प्रवेश कर सुचरिता का हाथ खींचकर कहा, बड़ी बहन इधर आओ। सुचरिता ने कहा, कहाँ जाना है? सतीश, चलो तुमको एक चीज दिखाऊंगा। ललिता बहन, तुमने कह तो नहीं दिया? ललिता ने कहा, नहीं। मौसी के आने की बात ललिता सुचरिता से न कहे, ऐसा ही ललिता का निश्चय सतीश के साथ हुआ था। इसी से ललिता ने अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण कर सुचरिता से कुछ नहीं कहा। सुचरिता अतिथि को छोड़कर नहीं जा सकती थी। बोली, बख्तियार, अभी थोड़ी देर में चलूंगी, बाबा जरा नहा कर आ जाए। सतीश उतावला हो उठा। किसी तरह हारान बाबू को आंखों से ओझल करने की कोशिश में उससे कभी चूक नहीं होती थी। हारान बाबू से वो बहुत डरता था, इसलिए और कुछ नहीं कह सका। हारान बाबू भी बीच बीच में सतीश को सुधारने की चेष्टा करने के अलावा उससे किसी तरह का संपर्क नहीं रखते थे। परेश बाबू को स्नान करते आते देख सतीश अपनी दोनों बहनों को वहां से खींच कर ले गया। हारान बाबू ने परेश बाबू से कहा, सुचरिता के संबंध में जो प्रस्ताव पक्का हो गया है उसमें अब विलंब करना ठीक नहीं। मैं चाहता हूं कि अगले रविवार को यह काम हो जाए। परेश, मुझे कोई उज्र नहीं, ये सुचरिता की इच्छा पर निर्भर है। हारान, उसकी इच्छा तो पहले ही ज्ञात हो चुकी है। परेश बाबू ने कहा, अच्छा, तो आपकी ही बात रही। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 34वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।